इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार में स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरे देश की निगाह इस वक्त जो है बिहार पर है। बिहार इसमें सबसे हीटेड है सर। और सर, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा और महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में। तो क्या सर यही रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि बिहार फतह जो है युवा और महिलाओं के भरोसे होगा? नहीं, देखिए, हमारी जो रणनीति है और जो एनडीए की सोच है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी सोच के साथ एनडीए काम करती है और पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए हम सब लोगों ने काम किया है और हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग का कल्याण हो, हर वर्ग का उत्थान हो, यही हमारी सोच रहती है। और निश्चित रूप से इस पूरी सोच में आधी आबादी का अपना एक स्थान है और महत्व है। तो जो महिला मातृशक्ति है, इस मातृशक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का काम, राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम हम सब लोगों ने शुरू से किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की ही सरकार ने महिलाओं को पहले पंचायत के चुनाव में 50% का आरक्षण देने का काम किया। हम लोग देश के पहले राज्य थे जिसने ये निर्णय किया था। आज से 10 साल से भी पहले हम सब लोगों ने ये निर्णय किया कि सरकारी नौकरियों में जो महिलाएं हैं उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। हम सब लोगों ने विद्यालय में पढ़ने वाली जाने वाली बच्चियों के लिए पोशाक योजना लाया, साइकिल योजना लाया। मतलब शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके उसको राजनीतिक ताकत देने तक सब काम हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीविका दीदियों का जिस तरीके से आर्थिक स्वावलंबन का काम किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। आज पूरे बिहार के गांव की अर्थव्यवस्था, घरों की बदल गई है इन जीविका दीदियों के कारण। तो कोई आज का निर्णय केवल इकलौता निर्णय नहीं है। सदैव हम मातृशक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का काम करते रहे हैं। और युवा तो किसी भी देश का बैकबोन होता है और भविष्य भी होता है, रीढ़ भी है और भविष्य भी है। तो युवा शक्ति कैसे और मजबूत हो। अब देखिए, दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लगातार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, लगातार काम देने का हम काम कर रहे हैं। अभी मेरे ही विभाग में देखिएगा तो 2 दिन पहले हमने 7,468 नर्सों की नियुक्ति की है। पिछले 1 महीने के अंदर हमारे विभाग ने केवल 9,000 से अधिक नियुक्तियां की है और अगले 2-2.5 महीने के अंदर हम 32,000 और नियुक्ति करने वाले हैं। तो सरकारी नौकरियां विभिन्न विभागों में दी जा रही है। शिक्षकों की बड़ी पैमाने पर नियुक्ति है। हम लोगों ने ये वायदा किया था 2020 में नीतीश जी के नेतृत्व में युवाओं को कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और अभी तक हम सब लोग 11 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। और हमने वायदा किया कि हम 12 लाख नौकरी दे के तब वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे। उसी प्रकार से रोजगार की बात, अभी तक हम लोगों ने 10 लाख रोजगार की बात की थी, लेकिन अभी तक बिहार के नौजवानों को 25 लाख रोजगार के अवसर हमने पैदा किए हैं, दिए हैं। तो ये नीतीश जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के गरीब लोगों के लिए सदैव काम करती रही है। और यही कारण है कि इस सरकार की, इस गठबंधन की लोकप्रियता रही है और बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से लगातार इस गठबंधन को, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अपना समर्थन देने का काम किया है। और आगे 2025 के विधानसभा चुनाव जब होंगे नवंबर के महीने में, उस वक्त भी आप देख लीजिएगा बिहार की जनता बहुत खुले तौर पे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को एक अपार बहुमत के साथ फिर सेवा करने का अवसर देगी। सर, आप कह रहे हैं कि जब नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो बिहार की जनता आप लोगों को एक बार फिर से नेतृत्व करने का मौका देगी।
आपने तमाम अवसर की बात किया, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए कैसे आप लोगों ने बेहतर बिहार बनाया। लेकिन बेहतर बिहार के लिए सर कानून व्यवस्था जो है वो बहुत मायने रखती है। इस सरकार को सर इसलिए चुना गया था कि सुशासन आएगा, लोग जंगल राज से त्रस्त होकर इस सरकार को चुने थे। लेकिन अब सर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इस सरकार में जो है लगातार करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा है। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं बिहार में उस पर जो है आप लोगों से घेरा जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा आडंबर है कि जिस पार्टी ने बिहार को बर्बाद किया, जिस पार्टी के राज में उच्च न्यायालय ने उस राज को जंगल राज कहा, जिस पार्टी के राज में अपराधी और अपहरणकर्ता फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास में बैठ के तय करते थे, जिसके राज में पटना की दुकानों को सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, जिनके राज्य में अपराधियों को मंच पे बुला के महिमा मंडित किया जाता था, मुकुट पहनाया जाता था, वैसे पार्टी के लोग और वैसे नेता के पुत्र इस प्रकार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के राज में जब एनडीए की सत्ता आज चल रही है, आज कानून का राज है बिहार में, एक अपराधी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो किसी भी तरीके से संरक्षण प्राप्त कर ले। किसी भी राजनेता का जो आज सत्ता में बैठा हुआ है वो किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करता, बल्कि अपराधियों को कानून के गिरफ्त में लाने के सारे प्रयास करता है। कानून का राज स्थापित हो, इसमें बिहार सरकार के सारे मंत्री अधिकारी आज लगे होते। आज किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ कोई अपराधी का शरण स्थल ही नहीं बना हुआ। क्या था लालू जी के राज्य में? शरण स्थल ही होता था जी मंत्रियों का घर, शरण स्थल ही होता था एमपी और एमएलए का घर जो राजद के होते थे। आज ऐसा नहीं है और आज कोई भी अपराधी है वो बच नहीं सकता। यदि अपराध करेगा तो कानून में जो सजा उसको मिलनी है वो मिल के रहेगा। पाताल में भी होगा तो उसको पुलिस खोज लेगी और उसको दंड दिलाने का काम करती है। सदैव आप देखिएगा, चाहे व्यक्ति कोई हो, यदि घटना कोई घट जाती है, पुलिस सक्रियता के साथ काम करती है। चूंकि पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है, हमारे राज्य में पुलिस सरकार में बैठे लोगों से पूछ के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती। उनके समय में तो थानेदार नहीं कुछ कर पाता था, डीजीपी कुछ नहीं कर पाता था और बाकी अधिकारी कुछ नहीं कर पाते थे। आज पुलिस को स्वतंत्रता है अपराधियों पर कार्रवाई करने की। इसीलिए आप देखिएगा, यदि किसी ने ये गलती और दुस्साहस किया अपराध करने का, तो उसको दंड भी दिलाने का काम बिहार की शासन प्रशासन और पुलिस ने किया है। सर आप पुलिस को लेकर जो आप बातें कह रहे हैं उस पर भी सर विपक्ष का ये आरोप है कि जो पुलिस है वो खनन में और क्या कहते हैं शराब में लिप्त है, इसीलिए जो है राजधानी पटना में देखिए आए दिन तमाम घटनाएं। विपक्ष से अपेक्षा क्या करते हैं? हमारे अच्छे कामों की वो सराहना करेंगे, ऐसी आप अपेक्षा करते हैं क्या? विपक्ष कभी भी सरकार के कार्यों की प्रशंसा करेगा क्या? वो भी चुनाव जब सिर पे है। तो विपक्ष को तो आज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष बिना सिर पैर का और अनर्गल बात कर रहा है। जो बात करता है बिहार की जनता न देखती। आपके टीवी के इस माइक के सामने बैठ के कोई नेता बोल दे तो वो जनता का विचार नहीं हो सकता। जनता तो सामने गांव में बैठ के देख रही है, ब्लॉक में बैठ के देख रही है कि आज किस प्रकार से शासन व्यवस्था विकास चल रहा है। आज गांव का लोग देख रहा है स्कूल बदल गया, गांव का लोग देख रहा है अस्पताल बदल गया, सड़क बदल गया, बिजली आ गया, गांव में खुशहाली आ गई, गांव में हरियाली आ गई। तो आज गांव के लोग उस प्रत्यक्ष परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। अब ये माइक पर बैठ के विपक्ष के लोग जो कुछ बोल ले, और देखिए ये लोग हताशा में है, निराशा में है। इनको मालूम है 100% हार चुनाव में सुनिश्चित है। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल रोज बहाना बनाते हैं ये लोग, रोज तरह तरह का संवैधानिक संस्थाओं पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ताकि कल जब ये हारेंगे ना तो ये यही कहेंगे मैं तो पहले से कहता था ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। और ये आधार तैयार कर रहे हैं इस बात का कि कल हार होने के बाद हम क्या क्या बयान दे पाएंगे। तो उससे जनता को मतलब नहीं है कि आप बयान क्या देते हैं। जनता को मतलब है विकास से, जनता को मतलब है कानून व्यवस्था से, जनता को मतलब है शांति से।
तो आज कानून का राज, शांति व्यवस्था और विकास, ये सब एनडीए के शासनकाल में बिहार की जनता को मिल रहा है। इसलिए तेजस्वी बाबू हों या विपक्ष के कोई और लोग हों, कुछ भी बोल लें, बोलने से नहीं होता। इनको तो अवसर जनता ने 15 साल दिया था जी, 15 साल बहुत होता है। तो 15 साल में आप 1% भी ऊपर नहीं ले गए थे बिहार को, 50% नीचे लेके चले गए थे, पूरा बिहार जानता है। तो क्या बिहार फिर से नीचे जाने वाले लोगों को चुनेगा? क्या कदापि नहीं चुनेगा। सर, आपने संवैधानिक संस्थाओं की बात की। एक संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चुनाव आयोग है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और पूरा विपक्ष लामबंद होकर जो है कल एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी जो है पटना में होने वाली, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। और आरोप तो ये लग रहा है कि अब चुनाव आयोग का दफ्तर जो है बीजेपी ऑफिस कर देना चाहिए। ये फिर कौन कह रहा है? ये वही कर रहे हैं जिनको हार पक्का दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा है कि चुनाव के बाद मेरी हार सुनिश्चित है। अब बताइए, ये चुनाव आयोग 1952 के बाद से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित और जीवंत यदि किसी संस्था ने रखा है तो उस संस्था का कौन नाम है? चुनाव आयोग। ये क्या राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल ने इस देश के चुनाव व्यवस्था को और चुनाव परंपरा को बना के जीवंत बना के रखा है क्या? ये तो काम चुनाव आयोग करती है। बाकी सब चुनाव, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल तो उस कार्यक्रम के भागीदार होते। और आज जो चुनाव आयोग 52 से लेके आज 73 साल हो गए, 73 वर्षों से जो इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखे हुए है, जो चला रहा है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। तो आपकी जहां जहां राज्य की सरकारें हैं वहां के बारे में आपका क्या विचार है, ये भी तो बताइए। वहां आपकी सरकार बन गई तो चुनाव आयोग ठीक है, और यदि आपकी सरकार नहीं बनी तो विरोध में बयान देते हो। देखो, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग जिस मानस और मानसिकता के लोग हैं, इनका जो पॉलिटिकल सोच है वो सोच ही ऐसा है, लोकतंत्र को कुचल दो, लोकतंत्र की हत्या कर दो, संवैधानिक संस्थाओं को मत कुछ मानो, मत कुछ समझो। तभी तो इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और आज उसकी पिछलग्गू राजद हो गई है, तभी तो उसके साथ चल रही है। इस देश में आपातकाल किसने लाया था? कांग्रेस पार्टी ने लाया था। आपातकाल का मतलब क्या था? देश के कानून व्यवस्था, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान को समाप्त कर देना और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानना, यही तो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। और आज चुनाव आयोग का विरोध, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हो आप। उसके बाद आपने अपनी अर्जी दे दी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस संस्था पर विश्वास करो, उस संस्था पर विश्वास करो। उस वहां पे जो बहस होगी आप अपनी दलील रखना, अपना पक्ष रखना, न्यायालय को जो उचित लगेगा न्यायालय बोलेगा। लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं है, अर्जी भी उधर दे दिया और फिर जनता को परेशान करने के लिए सड़क पे आप उतर रहे हो। सर, उनका ये कहना है कि अगर ये चीजें होनी थी तो 2024 के चुनाव के दौरान हो जाती। ये जब भी होगा, जब भी ये होगा तो किसी ना किसी चुनाव के पूर्व की ही समय में तो ये तैयारी की जाएगी। आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? अभी हो रहा है तो अभी हो रहा है, आगे आने वाले विभिन्न राज्यों में चुनाव होंगे, उन राज्यों में भी ये सही मतदाताओं का पहचान किया जाएगा। और वास्तविक मतदाता की पहचान यदि की जा रही है इस देश की संवैधानिक संस्था के द्वारा, तो आपको क्या आपत्ति है? आखिर सही मतदाता का पहचान राष्ट्रीय जनता दल करेगा क्या? कांग्रेस पार्टी करेगा क्या? या कोई भी राजनीतिक दल करेगा क्या? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का काम और मतदाताओं के पहचान करने का काम तो चुनाव आयोग का ना है। तो जो जिसको संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संस्था को उचित समझा था इस काम को करने के लिए, वो संस्था काम कर रही है। तो आप प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न उठा के आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में बहस करो, जाके अपनी बात रखो। आप जनता को परेशान करने के लिए सड़क पे उतर रहे हो और आपको कहीं कुछ काम नहीं है। तो अब राहुल बाबा जा रहे हैं कल पटना में जाके आप क्या कीजिएगा? कल आप बिहार के लोगों को कष्ट में डालिएगा, परेशानी में डालिएगा। चक्का जाम करने से क्या होगा? चक्का जाम करने से बिहार का विकास रुकेगा। ये चक्का जाम ही इन लोगों के दिमाग में रहता है, हर चीज को जाम कर दो, कुल मिला के विकास को जाम कर दो। आप कल जाम करके क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, सड़क पे नहीं निकलने देंगे, घर से बाहर मत निकलिए, आप यही संदेश देना चाहते हो? तो ये क्या है?
ये अराजकता फैला रहे हैं आप, और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल बाबा तो अब कोई पूछता नहीं है उनको देश पे, बल्कि कांग्रेस पार्टी वाले भी कहते दूर ही रहे, तो ये अपना नेतागिरी चलाने के लिए। और हमारे जो तेजस्वी बाबू हैं, तेजस्वी बाबू को अपनी पार्टी की दुकानदारी चलानी है। हर चुनाव के पहले आप देखिएगा, पिछले 5-6 चुनाव में लालू जी पहले, अब तो तेजस्वी जी तो अभी 2-3 चुनाव से अपने पार्टी का काम देख रहे हैं, पहले भी लालू जी हर चुनाव के पहले यही दावा और वायदा करते थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम ही जीतने वाले हैं, मेरा ही बहुमत होने वाला है। और जिस दिन परिणाम आता है उस दिन पूरा परिवार, पूरी पार्टी किवाड़ बंद करके घर के अंदर चला जाता है। अभी 24 में भी तो ऐसा ही ना दावा बिहार में ही लोग करते थे या देश में करते थे। आप लोग खोज रहे थे पिछले साल जिस दिन चुनाव परिणाम आया, तो चुनाव परिणाम के दिन कोई मिला था राष्ट्रीय जनता दल का लोग आप लोग को? कहीं नहीं मिला था। वैसे ही इस बार भी विधानसभा चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा, कोई विपक्ष के नेता आपको, मीडिया को बाइट देने वाले नहीं मिलेंगे। लोग क्या करेंगे, सेकंड थर्ड लाइन के प्रवक्ता को आपके पास भेज देंगे। सर, चुनाव के पहले पूरा विपक्ष जो है एकजुट होने की कोशिश में कर रहा है, और एक ये है कि जो एआईएम भी है वो भी एक चाहती है कि महागठबंधन में शामिल हो जाए, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आपको लेकर भी कहते हैं कि इतने सालों से स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं लेकिन कुछ उसका विकास नहीं हो रहा है। अब जिनके सोच में विकास नहीं, उनको विकास कहाँ से दिखेगा? और जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है उनको विकास क्या दिखेगा? और एआईएम के लोग, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, जिसको अपनी राजनीति करनी है वो अपना राजनीति करे, राजनीति में बयान जिसको जो देना है वो दे। मेरा इतना जरूर रहता है कि मैं भी मर्यादा में बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बातों को तथ्यों के साथ रखा जाए, और अपेक्षा भी करता हूँ कि लोग मर्यादा में बात करें। लेकिन आजकल की राजनीति में लोग मर्यादा भूल गए हैं और मर्यादा तोड़ के अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रखते हैं। खैर, ये उनकी सोच है, और जो एआईएम हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको जो भी राजनीति करनी है वो स्वयं से विचार करे। और मुझे तो लगता है कि एआईएम को इंडी गठबंधन का पार्ट हो जाना चाहिए, और इंडी गठबंधन को भी एआईएम को अपने गठबंधन दल का साथी मान के शामिल कर लेना चाहिए। अलग अलग क्या, एक ही सुर में चले सब तो ठीक रहेगा। सर, आखिरी सवाल ये कि आप बंगाल के प्रभारी भी हैं, और बंगाल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है उसको लेकर सर लगातार सवाल उठ रहा है, खासकर महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि एक राज्य जो सीमावर्ती राज्य है देश का, और उस राज्य में किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है। एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, केंद्र सरकार को वो सहयोग नहीं करता, घुसपैठियों को देश में आने की छूट देता है ताकि वो उसके मतदाता बन के उसकी सरकार को बनाने का काम करें। और दूसरा, जो सबसे बड़ी त्रासदी दिख रही है बंगाल के अंदर, पिछले कुछ वर्षों में एक नहीं कई दर्जन घटनाएं हुई हैं जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वहां आज महिलाएं और बेटी सुरक्षित नहीं है, और कई दर्जन बलात्कार की निर्मम जघन्य घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार के बाद हत्या की गई है और बहुत ही जघन्य तरीके से किया गया, निर्मम। और आज पूरा बंगाल जल रहा है, महिलाओं के दिल में भारी आक्रोश है। और आज जानते हैं बंगाल में नारा क्या लग रहा है? ममता हटाओ, कन्या बचाओ, ममता हटाओ, बेटी बचाओ। मतलब आज बंगाल में लोगों को लग रहा है कि ये सरकार अब बेटियों को जिंदा नहीं रहने देगी, उनकी इज्जत आबरू को सुरक्षित नहीं रहने देगी। और विकास से तो हजारों मील दूर चली गई है टीएमसी की सरकार। ना कोई काम धंधा है, ना कोई उद्योग धंधा है, सारे उद्योग धंधे वहाँ बंद हो गए। और अब भारी पैमाने पर बंगाल से युवाओं का पलायन हो रहा है। आज ये स्थिति हो गई पश्चिम बंगाल की कि अब वहाँ की युवा पलायन करने को मजबूर है, और कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसलिए इस बार बंगाल की जनता के मन में जो आक्रोश है, आप देखिएगा, वो चुनाव में परिणाम के रूप में टीएमसी सरकार के खिलाफ और ममता जी के खिलाफ दिखाई पड़ेगा।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के मंत्री मंगल पांडे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि जो आने वाला चुनाव है उसमें एनडीए किस प्रकार से जीत हासिल करेगी और विपक्ष का जो है इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।